5 मार्क का क्वेश्चन था। पहुंच पहुंच पहुंच। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सर आता सब कुछ है, मेरे को भी वही आता था, मेरे पड़ोसी को भी वही आता था, मेरे पड़ोसी के पड़ोसी को भी वही आता था, लेकिन उसके ज्यादा मार्क्स हैं और मेरे कम मार्क्स क्यों हैं? क्योंकि याद रखो बेटा, सीबीएसई में जितना आपके आंसर की वैल्यू है उतने ही आपके आंसर की प्रेजेंटेशन की वैल्यू है। यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलो क्या करें हम, कैसे कैसे प्रेजेंट करें, वही आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कुछ की पॉइंटर्स मेरी तरफ से। राइटिंग खराब है, दूर दूर लिखो, फैला फैला के लिखो, चिपका चिपका के लिखोगे तो सीबीएसई में याद रखना बेचारा चेकर भी एक आम इंसान है, उसका भी दिल है, उसका भी दिमाग है, और अगर तुम गंदगी करके दे दोगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट होगा तो वो तुम्हारे मार्क्स काटेगा ही काटेगा। कोई कितना भी अदरवाइज समझा ले, मार्क्स कटेंगे। तो कोशिश करो कि अगर खराब लिखते हो, राइटिंग बहुत ही खराब है, तो दूर दूर लिखो। आगे की बात क्या, अगर अच्छा लिखते हो तो उल्टी मत करो, ज्यादा मत लिखो। वो मैं बताने वाला हूं कि कंटेंट कितना होगा। आंसर को प्रेजेंटेबल बनाओ। आंसर जितना नीटली लिखोगे, जितना क्लीनली लिखोगे, मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। तीसरी चीज ही है, वो ये है कि कोशिश करो कि इतना अच्छा लिखो, इतना अच्छा लिखो। आखिर में वो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग मत लिखना। तभी मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया है तुम्हें कि क्वेश्चन वाइज कितना टाइम देना है। प्रीवियस वीडियो आ चुकी है उस पर, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, उसको जाके देख लेना। और फिर क्या बोलने वाला हूं मैं, जो चेकर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आपके दिमाग में पता है क्या होना चाहिए? अब मैं भी ये जानता हूं, आप भी ये जानते हो, लेकिन कोई बोल देता है ना तो दिमाग में भर जाता है। और वो ये कि जो भी चेकर है वो आपकी कॉपी के साथ ज़्यादा टाइम ना बिताए। अगर वो ज़्यादा टाइम आपकी कॉपी को देगा तो उसके पास ज़्यादा टाइम होगा आपके मार्क्स काटने के लिए। वो स्ट्रगल करेगा आपकी कॉपी के साथ और मार्क्स ज़्यादा कटते चले जाएंगे। इतना थाली में परस के दे दो, इतना प्यारा दे दो कि वो बेचारा खुश हो जाए, बोले यार मैं बड़ा घर से लड़के आया था यार, बड़ा परेशान था, इस बच्चे की कॉपी देख के ना दिन बन गया यार मेरा, दो इस बच्चे को फुल मार्क्स। कितने भी हों, 3 टीचर चेक करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा फुल मार्क्स दे देंगे वो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, तुमने उस चेकर को खुश कर दिया। इसलिए बोलते हैं थाली में परस के दो, सब अच्छा होता है। जाते हो ना अलग अलग रेस्टोरेंट में, जब चीज़ें परस के दी हो तो बड़ा अच्छा लगता है, जब कोई ऐसे फेंक दे ले खा ले, तुम भी जानते हो कि कितना बुरा लगता है। तो कोशिश करना कि जितना भी प्रेजेंटेबल हो उतना बनाना। सर इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसी बात के तो तुम्हें 3 घंटे दिए जाते हैं। बनाओ, फ्लो चार्ट्स वगैरह सब बनाओ, सब करो, तभी मज़ा है। टाइम लगेगा, लेकिन एक बार वो जो तुम्हारे 3 घंटे की खून पसीने की मेहनत है ना, वो जब चेकर के सामने जाएगी तो भाई वो क्या इंप्रेस होगा, तुम देखना। वो कहीं मार्क्स नहीं काटेगा, आई बेट। और ये तभी हो सकता है, फिर से रो रहा हूं मैं, कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कर लिया। अब कैसे चालू करें, चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 में, मुझे मालूम है अधिकतर लोगों को पता होगी, लेकिन एक बार टॉर्चर सह लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सिर्फ एक पेन यूज करना है, और वो पेन है आपका ब्लू पेन। सुन लिया मेरी बात? कौन सा पेन यूज करना है? सिर्फ ब्लू पेन यूज करोगे। या तो 1 वर्ड में आंसर लिखोगे या 1 सेंटेंस में आंसर लिखोगे। गलती से भी 2 लाइन तक आंसर मत पहुंचा देना, गलती से भी नहीं। कोई नहीं मार्क्स देगा उसके। तुमने सोचा उनने बोला है तो चलो लिख दो यार 2 लाइन तक। सीबीएसई क्वेश्चन ही ऐसे नहीं पूछता जिसमें आपको 2 लाइन लिखनी पड़े आज के जमाने में। और जो 10 साल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, 1 मिनट, बहुत सही भाई, पता नहीं कहां से ऐसी टेक्निक लेके आते हो। 10 साल के कौन सॉल्व करता है, पागल हो गया यार। बिल्कुल जो मैंने बताया है, जो सुबह 2 पेपर दिए हैं वो कर लो, वो 10 साल का ही जस्ट है। हम कर रहे हैं ना मेहनत तुम्हारे लिए, काहे को टेंशन ले रहे हो? ठीक है, कोई 10 साल के पेपर नहीं करने, कुछ नहीं होगा फायदा। सही बोल रहा हूं और लिटरली, मजाक की बात नहीं है। कुछ ज्यादा करना चाहते हो, सीबीएसई का सैंपल पेपर 2018 का उठा लो, वो कर लो। और उसके हिसाब से गाइडलाइंस जो है 1 मार्कर चेंज हो चुके हैं। जाके देखना 2015 का पेपर और 2018 का पेपर। तुम लोगों को लगता है अगर मैं कोई गलत एडवाइस दे रहा हूं तो 2015 के पेपर में पूछा गया था व्हाट इज प्लानिंग, लिखो 2 लाइन। 2018 में नहीं पूछा जाएगा, जो अभी पेपर आएगा कोई गलती से भी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज प्लानिंग समझाओ। वो तो सिंपल क्या करेंगे,
एक कोई चीज दे देंगे नेम द करके या कुछ, और आपको सिर्फ बताना पड़ेगा। तो 2 लाइन तक तो जाना ही नहीं है किसी आंसर में। 1 to 8 में सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 to 13 के अंदर के समाचार कुछ इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं कि इसके अंदर आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन नहीं लेनी बच्चा, टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक आपको किस तरह से करना है, हम कुछ आपको सलाह देना चाहते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पहला जो काम करना है भाई, पहला काम, 1 मिनट में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। आई एम सॉरी। जो पहला काम आपको करना है डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, वो है आपके हर आंसर के अंदर इंट्रो होना चाहिए। मतलब इट डजंट मैटर वेदर इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन और एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन मतलब आप अपने आंसर को रिलेट करोगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मतलब मैं ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, ये दोनों में है एप्लीकेबल कि आपको पहला इंट्रोडक्शन देना है। सर ये इंट्रोडक्शन क्या होता है? आपके पास शीट होगी भाई, याद रखना शीट के दोनों तरफ बॉर्डर ड्रॉ करनी है, ठीक है। शीट के इस तरफ भी जहां पेज खत्म होता है वहां भी बॉर्डर ड्रॉ करोगे, लेकिन मार्जिन देखो मैंने कितना कम छोड़ा है। मान लो यहां पे शीट एंड हो रही है ना, तो गैप इतना सी लेना, ज्यादा मत लेना, क्योंकि ज्यादा लोगे ना तो एग्जामिनर आपको बोलेगा अच्छा तेज चल रहे हो, हमसे तेज चल रहे हो, गैप कम करना चाह रहे हो, नहीं। तो इसलिए एक बॉर्डर यहां रखना, एक बॉर्डर यहां रखना, यह आपको गैप मिल गया। अब आपने आंसर लिखना चालू किया, ठीक है। यहां पे आपने लिखा आंसर फॉर एग्जांपल 9 डाल दिया हमने। अब आप क्या करोगे, यहां पे इंट्रो दोगे 1.5 लाइन का। ये इंट्रो क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन से अपने आंसर को रिलेट किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने इनडायरेक्टली बोला था एक मैनेजर है जो अपने बिजनेस के लिए कुछ सोच रहा है कि आगे क्या किया जाएगा, तो आप बताइए कि ये किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके फीचर समझाइए। तो आप बताइए यस द मैनेजर इज राइट, ही हैज टू डिसाइड एवरीथिंग इन एडवांस, फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड बिलो। ऑल्दो ये 2 लाइन में जा रहा है बट चलेगा, इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है तो वो आप दे देना। कर दिया। अब क्या करें, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन नंबर 9 to 13 तक का है तो आप जानते हो कि वो 3 मार्कर्स होते हैं। तो अगर 3 मार्कर हैं तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। अच्छा सर 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है सर लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोल रहे हैं, आप हुक्म कर रहे हैं तो 3 पॉइंट लिख देंगे। कैसे लिखने वो मैं बताता हूं। अब थोड़ी चालाकी बताऊंगा। आपको लगेगा कि मैं स्टूपिड बात कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं बहुत ऑर्डिनरी बात कर रहा हूं। हाँ मैं कर रहा हूं, मैं भी स्टूपिड हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या होता है, हम अभी बहुत नॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठे हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेकर का नहीं होगा। चेकर के पास होंगी एक दिन की 30 कॉपी, याद रखना, और उसको वो एक दिन में 30 कॉपीज चेक करना जरूरी है। और वो अगर वो 30 कॉपी चेक नहीं करेगा तो जो चेकर है, जो टीचर है, रिस्पेक्टेड मैम है, उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। एक जनरल बात बता रहा हूं, कोई गलत बात नहीं बता रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उनके उस स्ट्रेस लेवल का फायदा उठाओ और क्या करो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 आप यहां पे लिखो ABC। 3 पॉइंट लिखोगे ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 ABC लिखो। इससे क्या होगा, अगर आप सामने थालियों पर रख के दोगे 1 2 3 तो उनको पता है 1 2 3 तो उससे अच्छा आप क्या है ABC करके लिखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा आंसर 9, आपने देखा मैंने अभी जो भी लिखा है वो ब्लैक पेन से लिखा है। आप यहाँ पे जो मैं ये लगाता हूँ ना साइन, इसका मतलब है 1 लाइन छोड़ना है। आप 1 लाइन छोड़ोगे, आप यहाँ पे पॉइंट लिखोगे हेडिंग। हेडिंग हेडिंग सर मन से बना सकते हैं भाई, तुम दुनिया जीत सकते हो मन से, लेकिन कोशिश ये करना जो हेडिंग बनाओ उसका लॉजिक निकलना चाहिए। जैसे प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, यस इट मेक्स अ सेंस। प्लानिंग इज अचीवमेंट, अबे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज गोल डायरेक्टिव, प्लानिंग इज ऑल अबाउट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्लानिंग इज ऑल अबाउट अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी चीजें हेडिंग्स होती हैं, प्लानिंग इज अचीवमेंट नहीं होती है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना जब हेडिंग लिखो। तो ये हेडिंग लिखी, यहाँ पे आपने एक डैश लगाया, ठीक है। माँ बाप ने पूरे पैसे भरे हैं आपके CBSE के, तो टेंशन फिर से मत लेना और गलती से भी इसके आगे से मत लिखना, है ना, जो अधिकतर लोग करते हैं और बड़े फैशनेबल होते हैं वो लोग भी। मैं गलत लिख रहा हूँ, अभी देख लेना कैसे। यहाँ से लिखना चालू करेंगे
और फिर ये पूरी जगह छोड़ देंगे, यहाँ यहाँ लिखते चले जाएंगे। अरे पागल हो का? नहीं ना। क्या करोगे, ये पूरी जगह छोड़ो। क्या करना है, ये ब्लैक पेन से चल रहा है, जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ वो पूरा ब्लैक पेन से है। आप क्या करोगे यहाँ पे, अब एक लाइन फिर से छोड़ोगे, आपने पॉइंट डाल दिया। अब आप क्या करोगे, ये 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 3 लाइन में फिनिश हो जाना चाहिए आपका पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आप वापस एक लाइन छोड़ोगे, आप पॉइंट बी डालोगे, आप हेडिंग डालोगे, यू विल पुट अ डैश, और उसके बाद आप अगेन क्या करोगे, 3 लाइन में अपना एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ये 3 लाइन में आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। ऐसे ही आप पॉइंट किसके लिए करोगे, सी के लिए करोगे। ए बी सी 3 पॉइंट खत्म। लास्ट में अगर आप चाहते हो तो आप एक समरी तो नहीं बोलूंगा, एक कंक्लूजन भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, वरना आंसर आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना। अब जिसको दिक्कत होती हो, डर लगता हो क्या है भाई इतनी सारी लाइनें छुड़वा रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने हर जगह लाइन छुड़वाई है। पॉइंट लिखा, शुरू से देखते हैं, इंट्रो लिखा, लाइन छोड़ी, पॉइंट लिखा, लाइन छोड़ी, एक्सप्लेनेशन लिखा, लाइन छोड़ी, पॉइंट लिखा, लाइन छोड़ी। जिसको लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है, कोई इशू नहीं है, मत करो, तुम शहंशाह अपनी किस्मत के भाई, हम कौन सा आपको फोर्स कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका है जिससे तुम्हारा आंसर इतना प्रेजेंटेबल होगा कि मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर हुआ भी है तो वो इतना नीट एंड क्लीन आंसर देख के फुल मार्क्स दे देगा, मार्क्स नहीं काटेगा। लिटरली बिलीव मी, ऐसा हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि ऐसे आपको करना जरूरी है 3 मार्क्स में। क्या फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है 3 मार्क्स में? नहीं। क्या कुछ और इसके अलावा एड ऑन करना जरूरी है? नहीं। तो बाबा जी क्या करें अगर इसी में केस स्टडीज आ गई? तो कुछ भी मत करो, अपने आंसर को रिलेट करो और उसके बाद क्या कर दो, मान लो आप अपना एक्सप्लेनेशन लिख रहे थे, आपको अगेन उसको पॉइंट्स में ही बताना पड़ेगा, ए बी सी 3 पॉइंट्स में अगर बताना चाहते हो तो। और जब आप इसका आंसर लिखना चालू करोगे, मतलब क्योंकि केस स्टडी है तो हो सकता है आपसे 3 पॉइंट पूछे हो उसके अंदर, तो आपने लिखना चालू किया। आप कुछ मत करो, जब ये लिख रहे हो तो इसमें बीच में जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीज यूज की है या इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, जैसे आपने कहीं पे प्लानिंग या कंट्रोलिंग टर्म यूज किया है केस स्टडी का आंसर करते वक्त, तो उसको ब्लैक पेन से लिख दो और फिर आगे ब्लू पेन से कंटिन्यूएशन में लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर दो। कोई भी आंसर 3 लाइन से ऊपर का एक्सीड नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉइंट, आंसर मतलब कोई भी पॉइंट 3 लाइन से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो बी पॉइंट हो चाहे सी पॉइंट हो। जनरली जब 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो एक में पॉइंटिंग लिखना, मतलब 3 लाइन लिखनी होती है, बाकी तो 2 शायद 1 वर्ड होते हैं या वैल्यूज वाले होते हैं। ऐसे ही आंसर लिखना है। जो भी चीज है केस स्टडी में या नॉर्मल क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, अभी जो मैंने आपको बताया वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बताया। सीधी बात ये है मेरी कहने की कि लिखो तो आंसर प्रेजेंटेबल बनाओ। केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो कुछ मत करो, बढ़िया पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर के वर्ड्स जो हैं उनको हाईलाइट कर दो ब्लैक पेन से, प्रेजेंटेबल लगेगा। क्या सर केस स्टडीज के अंदर फ्लो चार्ट बनाना है? नहीं, 9 से लेके 13 तक कोई फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, कुछ और नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक पेन का अच्छा यूज होगा केस स्टडीज के अंदर भी और नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर भी। चलिए आगे देखें कि यार अब हमें 14 से 19 क्या करना है। चलिए अब लोग करते हैं इसमें गलती, और वो गलती ये है, मैंने 1 2 3 4 बता दिया है कि लिखना ही नहीं है। यहां से जो क्वेश्चन चालू होते हैं वो चालू हो जाते हैं 4 मार्कर्स के, और टीचर्स यहां से स्ट्रिक्ट होना चालू हो जाते हैं। 1 मार्कर 3 मार्कर में तो टीचर सोचते हैं कि चलो दे दो यार, बच्चे ने लिखा है हो गया। 4 मार्कर्स में मैं वापस से बोलूंगा, यहां से टीचर्स स्क्रूटनाइज करना चालू करते हैं कि कौन सा बच्चे के मार्क्स कटने कौन से नहीं कटने। तो यहां से प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, जैसा मैंने बताया, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मालूम है आप इंट्रो लिखोगे और 4 पॉइंट लिखोगे। मैंने सिखाया ना 4 पॉइंट कैसे लिखने, बताओ 1 2 3 4 करके लिखना है या ABCD? ABCD। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट लिखोगे और ABCD करके लिखोगे, और जैसे मैंने आपको 3 मार्कर में बताया है आप इसके अंदर भी वैसे ही लिखोगे, ठीक है। हेड्स 1 लाइन छोड़ के 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन, ज्यादा से ज्यादा उमड़ रहे ना भाव, अंदर दबा लो, इससे ज्यादा का एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही B के साथ, ऐसे ही C के साथ, यू हैव टू लीव 1 लाइन, देन यू हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ B, देन यू हैव टू लीव 1 लाइन, देन 3 लाइंस का एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से पूरे लिखना है पॉइंटर्स, अदरवाइज वही है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, करते रहो मेहनत। एक और चीज, सर पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लिखो बड़े बड़े पैरा, लेकिन बस यही है आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था आप शहंशाह हो, उसके मार्क्स नहीं मिलते। पैराग्राफ राइटिंग करने बैठ गए ना, आपने मान लो 1 पेज का आंसर लिखा है पूरा, ये आपका पेज मिला है आपको और आपने इसको पूरा, ये पूरा जो है ना, मतलब ऑब्वियसली ऐसे भरोगे, ये आपने पूरा भर दिया भाई, पैराग्राफ लिख दिया ऐसे पूरा,
तो यार क्या आपको लगता है आपको इसके मार्क्स मिलेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपको इसके मार्क्स मिलने वाले। गलती से भी पैराग्राफ राइटिंग मत करना। सीबीएसई भले ही आप 100% लिख के आए होंगे, पैराग्राफ राइटिंग के मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। अगर सर 4 मार्कर्स में केस स्टडीज आ गई तो क्या करें? कुछ नहीं, वही मैंने जो बताया 3 मार्कर्स के लिए। इसके अंदर भी आप केस स्टडी के अंदर जो पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर दे रहे हो, उसके अंदर जो कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं उनको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो। मुझे मालूम है आपका टाइम जाएगा, मुझे मालूम है इसमें बहुत बार, एक बार पेन उठाना, फिर दूसरा पेन उठाना, फिर ये पेन उठाना, लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो मत सोचो कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर तुम भी वही कॉमन इंसान हो, वही आम इंसान हो जिसके 80-85 आ जाते हैं, तुम भी ले आओ 80-85। कुछ अच्छा अचीव करने के लिए कुछ स्पेशल भी तो करना पड़ेगा, यही तो स्पेशल है जो तुम लोगों को करना है यार, ठीक है। समझ में आ गया? सर क्या 4 मार्कर्स के अंदर फ्लो चार्ट्स बनाने? नहीं। क्या इसके अंदर हमें फ्लो चार्ट्स के अलावा कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन अलग से देना है? नहीं। जो 3 मार्कर्स में स्ट्रेटेजी अपनाई थी, सेम इसके अंदर स्ट्रेटेजी अपनानी है, बिल्कुल डिट्टो वही की वही। बाकी देख लें। चलो अब इसके अंदर क्या करें? ये 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर फ्लो चार्ट बनेंगे। फ्लो चार्ट कैसे बनेंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्लो चार्ट को बनाने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि सबसे पहले ही उमड़ गए भाव तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बना के डाल दिया। गलती कभी भी ये मत करना। ये इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये चीज़ की तो याद रखना वहाँ पे प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। आप क्या करोगे? जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल लिखा क्वेश्चन नंबर 20, आंसर 20, क्वेश्चन 20 जो भी डालना चाहते हो, आपने आंसर लिखना चालू किया। जो फर्स्ट पेज होगा सबसे पहले आ गया आपका इंट्रो। मैं इंट्रो मतलब इंट्रो लिखना नहीं है, वो तो पूरी लाइनें लिखनी है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए लिख दिया। इंट्रो लिखा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जनरली या इनडायरेक्ट में भी अगर उन्होंने पूरा लेंथी क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, ए पॉइंट लिखोगे, हेडिंग डालोगे, लाइनें भरोगे। ब्लू से लिखना है ये वाला, मालूम है ना, मैं अब आगे नहीं बता रहा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा। फिर एक लाइन छोड़ोगे और बी पॉइंट लिखोगे, फिर आप 3 लाइन भरोगे यहाँ पे। इसमें आपका पहला पेज खत्म हो जाएगा। आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, श्री गणेश कर दिया है। अब आप जैसे ही सेकंड पेज पे जाओगे, याद रखना ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे 20 से लेके 25 तक आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, याद रखना हर वो क्वेश्चन एक फ्रेश पेज पे होगा। नीचे से लिखना मत चालू कर देना, हर क्वेश्चन को एक फ्रेश पेज देना। घर वालों ने पूरी फीस भरी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। फिर आपने लिखा पहला पेज, फिलअप कर दिया, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू किया, नेक्स्ट पेज पे जैसे ही गए एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना दो। अब वो फ्लो चार्ट कैसा होगा देखना। बादल बनाने आते हैं ना, फ्री हैंड चलो बादल बनाओ और 5 पॉइंट लिख दो। मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं तुम लोगों को फ्री हैंड चलो बादल वगैरह बना दो। इसके अंदर 1 2 3 4, जनरली अपन 1 2 3 4 नहीं लेके ABCD ले लेते हैं भाई, जो मैंने सिखाया है उस पर स्टिक करना। ABCD आपने लिखा और एक और अगर पॉइंट बना रहे हो तो E पॉइंट के लिए ये कर देना। ये आपने बना दिया सेकंड पेज पे। पूरे सेकंड पेज पे मत बनाना, लेकिन कोशिश करना कि आपका 3/4 पेज इसी में कवर हो गया है जो आपने बनाया। जैसे आपने लिखा फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो अपन ने यहाँ हेडिंग डाली फीचर्स ऑफ प्लानिंग करके हर एक फीचर जो है इसके अंदर लिख दिया। इससे फायदा क्या है, कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं कि यार मुझे यार शुरुआत के 4 पॉइंट तो याद आ रहे हैं, वो आखिरी पॉइंट मैंने रिवाइज भी किया था, एकदम से अचानक से दिमाग से उतर गया। तो जब आप सेकंड पेज पे सारे 5 पॉइंट लिख लोगे ना तो आपको याद रहेगा और वो आपको एक एज देगा कि आप अपना क्वेश्चन अपने बढ़िया सुकून के साथ खत्म कर सको। इसलिए सेकंड पेज पे ये उतारा। अब जब सेकंड पेज 3/4 है तो 1/4 जो बचेगा, आपने 2 पॉइंट लिख दिए थे ना पहले पेज पे, उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाया था। यहाँ पे C पॉइंट से चालू करना, हेडिंग डालना, 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख देना इसका, ठीक है। C पॉइंट इस पेज पे हो गया। अब D और E पॉइंट जो है वो अगले पेज पे आ जाएंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन था, 5 पॉइंट खत्म हो गए आपके, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 6 मार्क्स में क्या करना है, यही करना है बस। E की जगह एक और E के साथ साथ एक और F पॉइंट जुड़ जाएगा और यही रहेगा प्रेजेंटेशन का तरीका। 5 और 6 मार्क्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या सीखा आज इन टिप्स से? पहली चीज, 3 लाइन से ज्यादा कोई दुनिया का एक्सप्लेनेशन नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि उसके बाद के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ना उससे ज्यादा आपका कोई आंसर पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमने सीखी है कि फ्लो चार्ट्स अगर आप बनाते भी हो तो 20 से लेके 25 क्वेश्चन नंबर तक के बनाओगे, उससे पहले नहीं बनाओगे। अपने आंसर्स प्रिसाइज रखोगे, अपना कंटेंट प्रिसाइज रखोगे। क्या ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज करना है? दोनों करना है, मैं सिखा चुका हूं। उसके बाद मैंने एक और चीज बोली आपसे कि हेडिंग्स और उसका कंटेंट अलग अलग दिखना चाहिए। हेडिंग ब्लैक से आएगी, कंटेंट ब्लू पेन से आएगा।
जिनको फंक्शंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, बिलीव मी, दुनिया का ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो इतना हार्श हो के एनसीईआरटी को ही पकड़ के बैठा हुआ है, नहीं है। सारे टीचर्स आपको सही सलाह देते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ो, कारण क्योंकि उसके अंदर फिल्टर्ड और फोकस्ड कंटेंट होता है जो कि आपको ज्यादा मार्क्स अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। लेकिन ये भी कोई गलती से नहीं कह सकता कि जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी के मार्क्स मिलेंगे, नहीं। अगर आपको फंक्शंस, फीचर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होने लगता है, आप मेंटल लेवल पे जाओ, अपने दिमाग की तौर पे सोचो और एक पॉइंट बनाओ। अगर आपको लगता है कि वो प्लानिंग का फीचर हो सकता है, आप लिखो। कंट्रोलिंग का फीचर हो सकता है, डायरेक्टिंग का फीचर हो सकता है, आप लिखो। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से अगर आपको वो पॉइंट जेन्युइन लगता है, आप लिखो। सीबीएसई उसके मार्क्स अवॉर्ड करता है। अगर कंफ्यूजन होती है तभी आप पूरे चैप्टर्स उठा के देखोगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इसके अंदर कई ऐसे फीचर्स हैं, कई ऐसे इंपॉर्टेंस हैं, कई ऐसे डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस हैं जो सिमिलर दिखते हैं, बिकॉज इट हैपेंस। सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं, जैसे सारे फंक्शंस गोल ओरिएंटेड होते हैं, सो इसको तो कोई भी क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग कहती है, आप उस पॉइंट को लिखो। सीबीएसई आपको उसके फुल मार्क्स अवॉर्ड करेगा, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता है अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया है। लास्ट चीज जो मैं बोल चुका हूं कि केस स्टडीज में भी आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर आप कुछ कीवर्ड्स वगैरह लिखते हो उसके अंदर, तो उन कीवर्ड्स को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना। आपकी केस स्टडीज में जो चेकर है वो इजीली देख लेगा कि ये कीवर्ड्स बंदे ने लिखे हैं, बच्चे ने लिखे हैं, बच्चे का आंसर सही है और आपको फुल मार्क्स दे देगा। फाइनली एक आखिरी बात के साथ ये आज की क्लास खत्म करेंगे और वो ये है, याद रखना आंसर्स इतने प्रेजेंटेबल हों कि चेकर का दिल खुश कर दो आप, उसको भी एक खुशी दे दो आप, ताकि वो आपकी कॉपी के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करे और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अवॉर्ड करे। याद रखना, जितना कम टाइम चेकर आपकी कॉपी के साथ बिताएगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस आपके हैं। तो भाई लोग समझ में आ गया ना? तो चलो यार, ऑल द बेस्ट। यही तो मैं बोलना चाह रहा था कि भाई कुछ भी गलत करके मत आना और कुछ भी छोड़ कर मत आना। चलिए, तो फाइनली हम यहां पे आपसे विदा लेंगे। एक चीज और, अगर आप हमारे टीम कॉमर्स बाबा को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ये मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं, ये टी शर्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं। बिल्कुल वहां पे जाइए, हमें डीएम करिए, हम आपके ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और टी शर्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बाबा जी केसेस लेना चाहते हैं, मोबाइल कवर्स लेना चाहते हैं, तो frestune.com पे जाइए और वहां पे /cb करके अगर आप जाते हैं frestune.com/cb, तो आपको वहां पे बाबा जी के कवर्स, मोबाइल कवर्स मिल जाएंगे। फाइनली, अगर आप टीम कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव में आप भी सपोर्ट करें, आप चाहते हैं, तो जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, पेटीएम का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके टीम कॉमर्स बाबा को सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई तब तक के लिए दोस्तों, मैं आ रहा हूं दूसरे वीडियो के साथ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पेपर में कितना कंटेंट लिखना है वगैरह वगैरह। तब तक के लिए विदा लूंगा आपसे, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से ऑल द बेस्ट।